Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy. In the previous class we studied the merits of Mendeleev's periodic table. Today we have to see the demerits of Mendeleev's periodic table. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अच्छाइयाँ हम पढ़ चुके हैं. इस बार हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या गलतियाँ हुई थी वो पढ़ना है. तो देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गलती नंबर 1, पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग demerits of Mendeleev's periodic table. Mendeleev was the first person to make the periodic table. कुछ अच्छाइयाँ है और कुछ गलतियाँ है. तो सबसे पहली मिस्टेक है, तो दिस मिस्टेक इज अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. दिस मिस्टेक इज अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी ग्रुप्स वर देयर? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसे 8 ग्रुप्स थे. मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ. Suppose this was group number 1 and this was group number 7. So in Mendeleev's periodic table, in group 1, we know hydrogen was placed in group number 1 and the other elements belonging to group number 1 were lithium. Lithium also belongs to group number 1. थोड़ा बड़े बड़े बनाता हूँ मैं ताकि आपको दिखने में और आसानी हो जाए. सपोज दिस वाज ग्रुप नंबर 1. दिस इज ग्रुप 1. ग्रुप 1 में इन ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन वाज प्लेस्ड. उसके नीचे लिथियम था, उसके नीचे सोडियम था, उसके नीचे पोटेशियम था और उसके नीचे डैश डैश कर देते अपन. दूसरी चीजें थी. ठीक है. और ग्रुप नंबर 7 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. रिमेंबर मैंने बीच के नहीं ड्रॉ किया, डैश 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 डैश. ठीक है. डैश 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 कर देते. वी आर कंसर्न ओनली विद ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 7. ये बीच का मिटा ही देंगे हम. सी in Mendeleev's periodic table there were 8 groups and in the first group hydrogen was placed by Mendeleev and Mendeleev placed फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन ग्रुप नंबर 7. अब हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज व्हिच आर सिमिलर टू बोथ. रीजन प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन इनके जैसी भी क्वालिटी शो करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी, और हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है. जैसे कि देखो फ्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या है? फ्लोरीन गैस का फॉर्मूला है F2. क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या है? क्लोरीन गैस का फॉर्मूला है Cl2. ब्रोमीन गैस का फॉर्मूला क्या है? तो Br2 है. ठीक है. तो उसी तरह हाइड्रोजन गैस का क्या फॉर्मूला है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 है. तो इनका ये देखो, फ्लोरीन क्या है? गैस है. क्लोरीन क्या है? रूम टेम्परेचर पर, जब बहुत गर्मी भी ना हो, बहुत ठंडी भी ना हो, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में फ्लोरीन इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट. क्लोरीन आल्सो इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट. तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है. लिथियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड है, पोटेशियम सॉलिड है, ये तो सॉलिड है. और हाइड्रोजन तो गैस है और ये भी गैस है. मतलब हाइड्रोजन इनके जैसी है. तो मेंडलीव वाज कंफ्यूज. मेंडलीव कंफ्यूज हो गया था कि बोले 7 ग्रुप में रखूं हाइड्रोजन को या फर्स्ट ग्रुप में रखूं. समझ गए? तो 7 ग्रुप वालों जैसी क्वालिटी शो कर रहा है हाइड्रोजन. लेकिन लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Li पॉजिटिव आयन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है. तो ठीक है. अब आपको ये इलेक्ट्रॉन देना और लेना मालूम है. आई होप आपने 9th में अच्छे से पढ़े होंगे. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. क्यों डोनेट करता है? देखो साइड में मैं आपको शॉर्टकट में याद दिलाता हूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. यानी सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11. एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम के पास? 11 है. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2. सेकंड ऑर्बिट में कितने? 8. थर्ड ऑर्बिट में कितना है? 1. अब सोडियम ऑक्टेट रूल मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि एक रूल है जिसका नाम है OCTET ऑक्टेट रूल.
ऑक्टेट रूल के हिसाब से हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सब एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है। टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे आइदर गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे टेक इलेक्ट्रॉन्स और दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या शेयर करते हैं। शेयर वगैरह ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये सब 9th में आए हुए कॉन्सेप्ट्स है। 9th में आपका, अगर आपने 9th अच्छे से पढ़े तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर करना क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं भी मालूम है नो प्रॉब्लम, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। है कितने? 1। कितने और चाहिए? 7। क्या 7 इलेक्ट्रॉन मिलते? नहीं। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया कि एक एटम दूसरे एटम को ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं जा सकते और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए भी नहीं जा सकते। सो अब इसको तो 3 चाहिए, 7 चाहिए, कोई नहीं देगा, तो उल्टा ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाता, क्योंकि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2। सेकंड में कितने थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन था? 1। अब इसको 1 है तो 7 और चाहिए, 7 कोई नहीं देता, तो उल्टे का ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देता तो ऑर्बिट ही गायब हो जाता। इलेक्ट्रॉन तो चले गया, दान दे दिया उसने, डोनेट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ऑर्बिट ही नहीं रहेगा। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा बन गया? ये वाला। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। मतलब सोडियम का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों 1 देता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको कितने चाहिए? 7 चाहिए। 7 नहीं मिलते इसलिए वो 1 डोनेट कर देता। वही इसीलिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे रहा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो उसमें से एक माइनस चार्ज निकल जा रहा, इसलिए उसके पास एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है। सोडियम के पास पहले देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। और प्रोटॉन भी कितने थे? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस भी कितने थे? न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, आपको मालूम होगा। सो प्रोटॉन आल्सो वर 11 इन नंबर। तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10 और प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। मतलब उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। जब एक प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हम लगाते हैं। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 1। ये कितना डोनेट करता है? पोटेशियम, वो भी 1 डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में है और जो ग्रुप नंबर 1 में उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको और कितने चाहिए? 7। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तो 1 डोनेट कर देते हैं। तो पोटेशियम भी 1 डोनेट करता तो 1 पॉजिटिव आयन बनाता, सोडियम भी 1 पॉजिटिव वाला बनता, लिथियम भी 1 पॉजिटिव बनता। और हाइड्रोजन क्या करता? तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कभी शेयर करता है और कभी या तो डोनेट करता है, और वो H पॉजिटिव आयन बनता है। यानी वो इनकी तरह बन रहा। इलेक्ट्रॉन देने के मामले में पॉजिटिव आयन इनके तरह बन रहा, ग्रुप 1 वालों की तरह बन रहा। और गैस बनने के चक्कर में ग्रुप 7 वालों की तरह बन रहा है ना। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? Na का फॉर्मूला क्या बनता? क्लोरीन के साथ NaCl। पोटेशियम का क्या होता? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। उसी तरह हाइड्रोजन भी क्या बनाता? HCl बनाता, HCl। यानी कहने का ये मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में आप इतना याद रखो, एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं लिखना हमको। एग्जाम में क्या लिखना है तो अब देखो, हम ये लिखेंगे हाइड्रोजन शोज, थोड़े बड़े लेटर्स में लिख रहा हूं मैं। अगर लाइट का उजाला आ भी रहा है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, वरना डार्कनेस होगा। मैं बड़े बड़े लेटर्स में लिख रहा हूं, आपको दिखेगा। सो हाइड्रोजन शोज properties which are similar to group 1 elements and group 7 elements। ग्रुप 7 एलिमेंट्स का नाम है हैलोजेंस। इनको हैलोजन बोलते हैं, बाद में समझाऊंगा क्यों बोलते हैं। ग्रुप 7 एलिमेंट्स। हेंस Mendeleev was
confused whether he should place hydrogen in group 1 or in group 7. तो मेंडलीव वॉज कंफ्यूज. दिस वॉज मेंडलीव्स फर्स्ट ड्रॉबैक. एक साइंटिस्ट रह के ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सके कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना है, ग्रुप 7 में रखना. एंड अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, अगड़म बगड़म अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 तुक्का मारा और तुक्का मार के हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया, फर्स्ट ग्रुप में रख दिया. लेकिन आज भी हाइड्रोजन किसके जैसी क्वालिटी शो करता है, इनके जैसी. ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन भी रिएक्टिव है. ठीक है, ये गैस है, ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है. इनका फॉर्मूला जैसा बनता है दूसरे के साथ में, वैसा ही फॉर्मूला हाइड्रोजन भी बनाता है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन 7th ग्रुप वालों के जैसा दिखता है, ग्रुप 7 वालों के जैसा. और अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन इनकी भी क्वालिटी शो करता है. तो मेनली वॉज कंफ्यूज्ड कि ग्रुप 1 में रखूं या ग्रुप 7 में रखूं. और आखिर में उन्होंने क्या किया, थक हार के ग्रुप नंबर 1 में मेनली ने हाइड्रोजन को रख दिया. लेकिन ये उनका डिसीजन 100% सही नहीं है. उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने ग्रुप 7 में क्यों नहीं रखा, ऐसा सवाल पूछा जाता है. तो ये भी आज उन पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. ड्रॉबैक नंबर 2 मेंडलीव का, पहले ये नोट कर लो, आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो, फिर मैं सेकंड ड्रॉबैक समझाता हूं. फिर ड्रॉबैक नंबर 2, वीडियो पॉज करके नोट कर लो. ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अब बड़े बड़े लेटर्स में लिख रहा हूं इसलिए हमको बार बार मिटाना पड़ेगा. सेकंड प्रॉब्लम, डीमेरिट नंबर 2. मेंडलीव ने कहा था कि आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. Mendeleev said that he was arranging the elements in the increasing order of their atomic masses. Mendeleev said that he was arranging the elements in the increasing order of their atomic masses. So, hence, cobalt, hence nickel with atomic mass 58.7 should come before cobalt, which has atomic mass 58.9. But Mendeleev placed cobalt before nickel, and this was wrong. If atomic mass was considered, atomic mass के हिसाब से निकल should come first. अगर आप वो ग्रुप नंबर 8 में जाकर देखते हो तो अपनी न्यू टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट को उतना हाईलाइट नहीं किया उन्होंने, दोनों को 59 लिखा है. बट रिमेंबर निकल का एटॉमिक मास कितना है 58.7 और कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.9. तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे तो क्या होना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था 58.7 एंड कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था जो 58.9 है. ये राइट था. लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने पहले कोबाल्ट को रखा जो कि 58.9 है
और बाद में निकल को रखा लाइन में, जिसका एटॉमिक मास 58.7 है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास थोड़ी बोलेंगे, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, पहले बड़ा एटॉमिक मास उसके बाद छोटा एटॉमिक मास आ रहा है ना। इस तरह अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए, फिर बाद में ज्यादा एटॉमिक मास वाला आना चाहिए। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, पहले ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रख दिया, फिर कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रख दिया। तो ये मेंडलीव की गलती होगी। मेंडलीव ने कोबाल्ट पहले रखा और निकल बाद में रखा, यानी मेंडलीव ने कोनी कर दिया। कोनी याद रखने के लिए, कोनी होती है ना एल्बो मारने की, तो मेंडलीव ने कोनी कर दिया। और कोनी से किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है, उन्हें निको लिखना चाहिए था, कोनी लिख दिया। तो कोनी गलत है, क्योंकि एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, उल्टा लिख के आ जाते। इसलिए याद रखना, मेंडलीव ने को पहले लिखा, नी बाद में लिखा है कोनी, और कोनी अच्छी चीज नहीं है। एल्बो, किसी को कोनी मारना अच्छी चीज नहीं है। तो याद रखना, कोबाल्ट और निकल कोनी गलत है, निको सही है। निको सही होना चाहिए था। अगर एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाए तो निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। लेकिन मेंडलीव ने बोला कुछ और करा कुछ, तो मेंडलीव के बोलने और करने में गलती हो गई। बात समझ रहे हो? ये मेंडलीव का दूसरा ड्रॉबैक है, ये मेंडलीव का दूसरा डीमेरिट है, दूसरा प्रॉब्लम है। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो ये भी पॉइंट, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप भी अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? रट्टा मारना बहुत जरूरी नहीं है, समझ समझ कर हम अपने लाइन से लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लिखना आता है तो। मिटा दूं? चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नाउ ड्रॉबैक नंबर 3, डीमेरिट नंबर 3। मेंडलीव का तीसरा डीमेरिट क्या है, मेंडलीव की तीसरी गलती क्या है? अब मैं बड़े बड़े लेटर्स में लिख रहा हूं। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया कि सर बोर्ड पे लिखा हो, अच्छे से दिख रहा नहीं बोले, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़े बड़े लेटर्स लिख रहा हूँ, तो हमको बार बार मिटाना पड़ेगा। इधर भी नहीं लिख रहा, मैं एकदम कैमरे के सामने लिख रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब देखो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तीसरी गलती ये है कि जो स्पेस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू एटॉमिक मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब देखो समझाने के लिए, मेंडलीव ने यहाँ हाइड्रोजन को रखा, उसका एटॉमिक मास 1 है। यहाँ लिथियम को रखा, उसका एटॉमिक मास कितना है लिथियम का 6.9। यहाँ क्या रखा, बेरिलियम रखा, उसका एटॉमिक मास कितना है 9। बोरॉन रखा, बोरॉन का एटॉमिक मास कितना है 11 है। बोरॉन नो सॉरी 10 है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14। तो प्रॉब्लम ये है कि इनमें एटॉमिक मासेस के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे ये और ये एलिमेंट के बीच में कितना डिफरेंस है, ये पहला एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है लिथियम। तो हाइड्रोजन और लिथियम में कितने एटॉमिक मास का गैप है, इसका एटॉमिक मास है 6.9 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। तो गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है, फर्क कितने का आ रहा 5.9 का डिफरेंस आ रहा। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट में डिफरेंस कितने का आ रहा 5.9 का आ रहा। सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट में डिफरेंस कितने का आ रहा, ये 6.9 है, 7 है समझो, और ये 9 है, तो 2.1 का डिफरेंस आ रहा। क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट में अलग डिफरेंस, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट में अलग डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट में कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। फिर 1 2 3 4 फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है मेंडलीव का, इसमें हम बता नहीं सकते कि इसके बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर किसी ने पूछा जैसे हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कितने का डिफरेंस है 5.9 का डिफरेंस है, तो कोई बोलेगा यार हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कितने एलिमेंट्स है, तो अपन बोलेगा डिफरेंस बहुत बड़ा है 5.9 यानी लगभग 6 का डिफरेंस है। एक दो एलिमेंट और आते होंगे यहाँ पर, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं आता, हाइड्रोजन के बाद सीधे लिथियम आता, तो दो एलिमेंट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है। फिर लिथियम और बेरिलियम के बीच में छोटा गैप है 2.1 का, फिर बेरिलियम और बोरॉन में 1 का गैप है, फिर बोरॉन एंड कार्बन में 2 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सेम रहना चाहिए, और ये डिफरेंस हेवी एलिमेंट्स में अगर अपन पीरियोडिक टेबल के नीचे नीचे जाए तो ये डिफरेंस में और भी बड़े बड़े गैप्स, कहीं बड़ी गैप कहीं छोटी गैप, कहीं बड़ा डिफरेंस कहीं छोटा डिफरेंस आ रहा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काश अगर ऐसा होता तो इसका एटॉमिक मास 1 रहता, इसका 2 रहता, इसका 3 रहता, इसका 4 5 6 रहता, तो हमारे लिए बोलने में आसानी हो जाती थी कि सबके बीच में 1 1 1 का गैप है, समझ नहीं आता था। अगर कोई बोलता था एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 1 है,
और एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 6 है। बताओ इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो अपन इजीली बोलते थे 5 एलिमेंट आते हैं। कौन से 5? वो जिसका एटॉमिक मास 2 है, जिसका एटॉमिक मास 3 है, जिसका एटॉमिक मास 4 है, जिसका एटॉमिक मास 5 है। तो वो आते थे, इसके बीच में 4 एलिमेंट्स आते थे। समझो ये फर्स्ट है, ये 6th है, तो एक एटॉमिक मास 2 वाला आता था, एटॉमिक मास 3 वाला आता था, एटॉमिक मास 4 वाला आता था, एटॉमिक मास 5 वाला आता था। अगर इसका एटॉमिक मास सीधे सीधे नंबर जैसा रहता था, एटॉमिक मास 1 2 3 4 5 6, तो बोलने में पहचानने में भी आसानी होती थी। कोई बोलता था एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक मास 10 वाले के बीच में कितने एलिमेंट्स आते बताओ? तो अपन इजीली बता सकते थे कि 2 3 4 5 6 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, 9 आ रहा, तो कितने का डिफरेंस हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम बोलते थे एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक मास 10 वाले के बीच में 8 एलिमेंट्स आते हैं अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम रहता था, 1 1 का डिफरेंस रहता था तो। लेकिन यहाँ 1 1 का डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 5.9 का डिफरेंस है, 2.1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो कहीं कहीं ये डिफरेंस ज्यादा है और कोई कोई एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस कम है। तो इसको हम लिखेंगे कैसा? इसको लिखेंगे द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। द राइज की जगह इंक्रीज लिख देता मैं। द इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल। इज नॉट इक्वल ऐसा होना था। पहले और दूसरे एलिमेंट में 3 का डिफरेंस है तो दूसरे और तीसरे एलिमेंट में भी 3 का डिफरेंस होना था। एक का एटॉमिक मास 1 है तो एक का 4 होना था, एक का 7 होना था, एक का 10 होना था, एक का 13 होना था, एक का 16 होना था, एक का 19 होना चाहिए था, एक का 22 होना चाहिए था, एक का 25 होना चाहिए था, 3 3 का डिफरेंस होना चाहिए था, या 4 4 का डिफरेंस होना चाहिए था, या 5 5 का, कितने का भी डिफरेंस हो लेकिन सेम डिफरेंस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कभी 5.9 का डिफरेंस आ रहा है, कभी 1 का डिफरेंस आ रहा है, कभी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस सेम नहीं है। और हेवी एलिमेंट जो नीचे के जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उनमें तो ये डिफरेंस और भी कुछ भी आ रहा है। सो द इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म when elements are arranged in increasing order of atomic mass, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे तो इनमें डिफरेंस सेम नहीं आता। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद फोर्थ ड्रॉबैक। टोटल 4 ड्रॉबैक्स है। अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया एग्जाम में तो कोई भी इजी वाले 3 ड्रॉबैक्स लिख देना। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ ड्रॉबैक। इसको नोट कर लो जल्दी से। सी द फोर्थ ड्रॉबैक। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। द फोर्थ ड्रॉबैक, चौथा ड्रॉबैक तो ऐसा है कि ये मेन लीफ के गले की हड्डी बन गई थी। गले की हड्डी क्या होती है? ना तो नीचे निकल सकते उसको, ना वापस निकाल सकते, तो बीच में फंस गई। यानी ही वाज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इधर जाए तो खाई है, इधर जाए तो कुआं है, किधर जाए? तो देखो क्या हो गया। प्रॉब्लम अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते? तो साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 में हमने कार्बन डेटिंग का एक टॉपिक पढ़ा है। उसमें हमने कार्बन के 2 आइसोटोप्स के बारे में पढ़े थे। कार्बन के कौन से 2 आइसोटोप्स पढ़े थे हमने? एक आता है कार्बन 12 और एक आता है कार्बन 14। दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है? सेम है। एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। और जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं नेगेटिव चार्ज उतने ही प्रोटॉन्स भी रहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर को है ऐसा भी बोल सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये कार्बन और ये कार्बन में प्रोटॉन का नंबर कैसा है? सेम। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? सबसे पहली बात याद करो, एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। तो इसमें एटॉमिक मास यानी कि प्रोटॉन प्लस बड़े बनाता हूं कार्बन, उसका अंदर एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक मास यानी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये कितना है इसके लिए? 12। और एक दूसरा कार्बन आता है
जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसमें प्रोटॉन कितने 6 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितने हैं, तो 14 है। अब आप इस पे से अगर ये देखकर मैं आपको बोलूं कि इस न्यूट्रॉन की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हैं P की वैल्यू कितनी है 6, प्रोटॉन कितने 6 और टोटल कितना आ रहा 14, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 प्लस n इज इक्वल टू 14, 6 प्लस n इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 6, n इज इक्वल टू 8। तो ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो कार्बन है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 8, और ये 6 प्लस n इज इक्वल टू 12, तो n कितना होगा 6, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6। तो आइसोटोप्स की एक डेफिनेशन हम और बना सकते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, कार्बन कार्बन, सो दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का नंबर अलग है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है। ये हेवी कार्बन है, ये लाइट कार्बन है। हमने पढ़े थे कार्बन 14 रेडियो एक्टिव रहता है करके। अब प्रोटॉन प्लस नहीं, और उसका टेक्स्ट बुक में 9th की टेक्स्ट बुक में क्या डेफिनेशन दिया था, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दोनों भी सेम एलिमेंट के एटम्स रहते हैं, which have same atomic number, दोनों का एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर कैसा है सेम, which have same atomic number but different atomic mass number, दोनों का एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है, इसका 12 है, इसका 14। ऑक्सीजन के भी दो आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स, वैसे कार्बन के और भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स कौन से, तो दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने हैं 8, ये ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है और ये ऑक्सीजन में भी प्रोटॉन 8 है। दोनों ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन सेम है, लेकिन ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 16 है, और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो 18 है। ये हेवी ऑक्सीजन है, भारी है, इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है, और इसमें इसके मुकाबले में 2 प्रोटॉन कम है। इसमें मैं गलती से बोल दिया, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स कम है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, इसमें भी 8 प्रोटॉन है, इसमें भी 8 प्रोटॉन, दोनों का प्रोटॉन सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स रहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी उतने ही नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। अब ये देखो, इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर गिने दोनों मिलाते तो 16 है, प्रोटॉन 8 है और टोटल 16 है, मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके पास न्यूट्रॉन होंगे 8, और इसके पास प्रोटॉन 8 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके पास 18 है, प्रोटॉन 8 है, मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इसके पास न्यूट्रॉन 10 है। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये भारी ऑक्सीजन है, इसके पास 10 न्यूट्रॉन है और इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। दोनों, ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों का एलिमेंट तो सेम ही है, दोनों भी एक ही चीज है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास बट व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दोनों का एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। अगर ये डेफिनेशन भारी लगती तो ऐसा बोलना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम प्रोटॉन नंबर but different neutron number are called isotopes of each other। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। आइसोटोप यानी एक जैसे है, दोनों में प्रोटॉन की संख्या एक जैसी है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी नहीं है, तो इनको बोलते हैं आइसोटोप। अब मेंडलीव को प्रॉब्लम क्या होगी, देखो मेंडलीव ने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल दिया था। क्या बोल दिया था, अब इसको हम पहले समझा देता हूं फिर लिखेंगे। समझो ये 2 डिब्बे हैं, मॉडर्न मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के 2 डिब्बे हैं। मेंडलीव ने 2 बातें बोला था। मेंडलीव हैड सेड, पहले लिख लेते, दैट मेंडलीव हैज सेड दैट ही वाज अरेंजिंग द एलिमेंट्स in the increasing order of their
atomic masses. मेंडलीव की बोली हुई पहली बात, मेंडलीव ने बोला था कि आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses, and he had also said that if two elements had similar chemical properties, if two elements had same chemical properties, then they would be placed in the same slot यानी बॉक्स, सेम बॉक्स में रखेगा। देखो दो बातें कैसी बोल दी है मेंडलीव ने, एक तो बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस रख रहा हूं बोले, दूसरा बोले अगर दो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, अगर दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा है, दोनों एक जैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दोनों केमिकल रिएक्शन एक जैसी करते तो दोनों को सेम डिब्बे में रखूंगा बोले। तो अब यहां देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, now oxygen has two isotopes, कौन कौन से, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास 16, एंड दूसरा ऑक्सीजन कौन सा है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास नंबर 18। पहले लिखा दे रहा हूं फिर समझा के दूंगा। If we placed both oxygen atoms in the same group, both oxygen isotopes in the same box, then he would be wrong, because ये इतना लंबा आप मत लिखना, आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के अपने शब्दों में लंबा करके लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप इसको शॉर्ट करके लिखना जैसा डाइजेस्ट में दिया हुआ है। इफ ही प्लेस बोथ ऑक्सीजन आइसोटोप्स इन द सेम बॉक्स, देन ही वुड बी रॉन्ग बिकॉज he should place oxygen 16 in one box and oxygen 18 in the next box. अगर he would be wrong because he should place oxygen 16 in one box and oxygen 18 in the next box. Because they have increasing different atomic mass. यहाँ लिखो दिखेगा आपको, because they have different atomic masses, but if he places them in two different boxes, at that time also, even then also he would be wrong. Because both oxygen 16 and oxygen 18 are chemically
similar, they have same number of protons, same valency, same reactivity, etc. Because they both are chemically similar and they should be placed in the same group, same box. They should be placed in the same box. अब इसको समझाता हूँ। देखो, ऑक्सीजन अगर मेनली एक ही डिब्बे में ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 को एक ही डिब्बे में रखता है तो लोग बोलेंगे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला आई एम प्लेसिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो उसने क्या करना चाहिए, एक ही डिब्बे में दोनों को नहीं रख सकता। उसने क्या करना चाहिए, इधर रखना चाहिए ऑक्सीजन 16, फिर इधर ऑक्सीजन 18, है ना। इधर रखना चाहिए कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, और फिर क्या करना चाहिए इधर फ्लोरीन रखना चाहिए जिसका एटॉमिक मास 19 है। ऐसा रखना चाहिए, इनको दो डिब्बे देना चाहिए। लेकिन अगर दो डिब्बे दे रहा तो गलत। क्यों? क्योंकि दोनों केमिकली सिमिलर है तो एक ही डिब्बे में रखना चाहिए। अब एक ही डिब्बे में रखेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? दोनों का एटॉमिक मास सेम थोड़ी जो एक डिब्बे में रहेंगे। एक डिब्बे में कौन रह सकता है जिसका एटॉमिक मास एक वैल्यू है। यहाँ तो दो एटॉमिक मासेस है, तो एक ही दो एटॉमिक मास वाले को एक डिब्बे में नहीं रख सकते। और दो डिब्बे में रखे तो भी गलत, क्योंकि केमिकली एक जैसे तो एक ही डिब्बे में रखना चाहिए, और एक ही डिब्बे में रखे तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मासेस अलग है तो अलग अलग डिब्बे में रखना चाहिए। तो दोनों तरफ से फंस गया वो, दोनों को अलग अलग डिब्बे में रखता तो भी गलत। लोग बोलते केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, दोनों की रिएक्शन एक जैसी है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के पास 8 प्रोटॉन्स है, दोनों को इलेक्ट्रॉन भी सेम चाहिए, दोनों की रिएक्टिविटी एक जैसी है, तो दोनों को एक ही डिब्बे में रखो। अगर एक डिब्बे में रख रहे तो बोलते गलत है, दो डिब्बे में रखो, क्योंकि एटॉमिक मास अलग है और एटॉमिक मास अलग है इसलिए दो डिब्बों में रखो तो बोलते गलत है, एक ही डिब्बे में रखो क्योंकि केमिकली सिमिलर है, तो एक ही डिब्बे में रखना चाहिए। तो ये मेनली फंस गया था, बोले ये भी करूँ तो गलत, वो भी करूँ तो गलत, तो अरे भाई करे तो क्या करे हम, तो ये गलत हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था मेनली जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई कि बोले अब क्या करूं, इधर रखूं कि उधर रखूं। अपनी टेक्स्ट बुक ने क्वेश्चन भी पूछा है, अपनी टेक्स्ट बुक ने एक एग्जांपल दिया मेरे ख्याल से, क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स बताए हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 पे 17, एटॉमिक नंबर है 17 यानी प्रोटॉन 17 है, और एक क्लोरीन आता है 35 एटॉमिक मास वाला और दूसरा क्लोरीन आता है 37 एटॉमिक मास वाला। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 और एक का एटॉमिक मास है 37। तो दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो अब इनका भी प्रॉब्लम आ गया। दोनों क्लोरीन को दो डिब्बे में रखे या एक ही डिब्बे में रखे, एक डिब्बे में रखता तो भी गलत, दो डिब्बे में रखता तो भी गलत, तो अब क्या करें, दोनों तरफ से फंस गया ये, है ना। वैसे कार्बन के भी दो आइसोटोप्स बता रहे, कार्बन 12 और कार्बन 14, एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों को एक ही डिब्बे में रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक मासेस अलग है और इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा था, तो मेनली का प्रॉब्लम आ गया। एक साथ भी रखे तो भी गलत, अलग अलग रखे तो भी गलत। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ हम रुक जाएंगे। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर समाप्त। आज हमने क्या पढ़े, ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। इजी वाले कोई 3 याद रखना, चौथा वाला पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हैव अ नाइस डे।